Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this video we are going to start a new topic, but the basic of this topic is an old one. I'm going to talk about conductors and insulators. Now you must be thinking कि सर ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार. कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करते हैं अपने थ्रू, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू मूवमेंट ऑफ चार्जेस को अलाउ नहीं करते. बट लेट्स टॉक अबाउट देम इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जो कंडक्टर्स होते हैं दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ charges inside them to a great extent. मतलब बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी गिनती में ये अपने अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को अलाउ करते हैं कि तुम करो मूवमेंट. लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं ये ऐसा नहीं करते. ठीक है, ये ऐसा नहीं करते. दे डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखा जाए तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है दे कैन मूव, बट इंसुलेटर्स के केस में ऐसा नहीं होता. इंसुलेटर्स को बकायदा अगर हम कोई चार्ज दे दें तो वो वहीं पे रिटेन रहता है, वहीं पे रहता है. अगर ये एक इंसुलेटर है, इसके ऊपर मैंने चार्ज रख दिया तो ये चार्ज यहीं पे रहने वाला. अगर ये चार्ज यहीं पे रहेगा, मूव नहीं करेगा, इट विल रिमेन लोकलाइज. तो मैं इनको एक नया नाम दूंगा यहां पे, डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक्स मतलब जो चार्ज को एक जगह पे क्या कर लें, रिटेन कर लें. दूसरी तरफ ये जो हमारे कंडक्टर्स हैं ये ड्रेन अवे कर देते हैं चार्ज को. ड्रेन अवे का मतलब क्या है कि मैंने इस एज पे कोई चार्ज रखा, ये कंडक्टर है तो ये झट से उसको फ्लो करवा देगा अपने अंदर. तो ये ड्रेन अवे कर देते हैं चार्जेस को. तो इसलिए इनको हम एक और नाम से भी जानेंगे आज से, नॉन इलेक्ट्रिक्स. खैर नॉन इलेक्ट्रिक वर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने डाइलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कौन होते हैं, इंसुलेटर्स, क्योंकि ये जो इनको एक्सेस चार्ज दिया जाता है उसको एक जगह पे क्या कर लेते हैं, रिटेन. द ऑब्वियस क्वेश्चन दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज व्हाई इन दोनों का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट क्यों है. ये मूवमेंट क्यों अलाउ करता है, ये मूवमेंट क्यों अलाउ नहीं करता. ठीक है, तो इस डिफरेंस को, इस बिहेवियर को समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, फ्री एंड बाउंड चार्जेस. जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दे आर लूजली बाउंड, और वो थोड़ी सी एनर्जी मिलने से भी क्या हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं एंड फ्री टू मूव इनसाइड. तो ऐसे चार्जेस जिनको अंदर घूमने की आजादी है उनको फ्री चार्जेस कहा जाता है, और ये किस में होते हैं, सिर्फ कंडक्टर्स में होते हैं. बाउंड चार्जेस क्या होते हैं कि अब ये फ्री चार्जेस तो निकल गए, अगर अलाउड है उनको निकलना. ठीक है, इंसुलेटर्स के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली हेल्ड, दे कैन नॉट मूव. मोर ओवर जो न्यूक्लियस होता है और जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो फिक्स होते ही हैं, दे कैन नॉट मूव, दे आर फिक्स एट देयर लैटिस पॉइंट्स. ठीक है, तो ये मूव नहीं कर सकते हैं. अगर ये मूव नहीं कर सकते, फिक्स है अपनी जगह पे, तो इनको कौन से चार्जेस कहा जाएगा, इनको फिर हम कहेंगे बाउंड चार्जेस. ठीक है, तो बाउंड चार्जेस की वजह से जो इंसुलेटर्स हैं दे डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और चार्जेस. जबकि यहां पे फ्री पार्टिकल्स, फ्री चार्ज होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं. सो दिस
concept of free and bound charges explains why there is difference of behavior of conductors and insulators in an external field. ये सीखने के बाद अभी हम उस बिहेवियर को बहुत ज्यादा डिटेल में लेके चलेंगे। यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वेदर इट कम्स फ्रॉम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टडी करूंगा आज के इस वीडियो में बिहेवियर ऑफ कंडक्टर किसके अंदर, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए दो पैरेलल पहली प्रॉपर्टी स्टडी करता हूं, उसमें फिर एक्सप्लेन करूंगा आगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is zero when placed in external field। कहता जब आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर नेट फील्ड जो रहता है वो जीरो रहता है। अब इसको स्टडी करने के लिए, इसको प्रूफ या इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ। अब मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं याद रखूंगा कि मुझे क्या लेना है, मुझे दो पैरेलल प्लेट्स ले लेनी है जिसमें एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर इक्वल अमाउंट में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा एंड इट विल बी यूनिफॉर्म। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं कंडक्टर रख देता हूं। ठीक है, अब ये जो EX है, E विद EX सबस्क्रिप्ट, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड में रखने पे जो कंडक्टर है इसके फ्री चार्जेस एक तरफ मूव करने लगेंगे और बाउंड चार्जेस सारे एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे अपने आप। मूवमेंट तो एक्चुअल में किसकी होती है, फ्री चार्जेस की। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे कि माइग्रेशन शुरू हो गई है एक तरह की, पॉजिटिव प्लेट की तरफ सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स एक तरह की रिपल्शन मिलती है बाउंड चार्जेस को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, दो वो दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो ये माइग्रेशन जो है चलनी स्टार्ट हो जाती है और इनके चलने से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है जिसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पे EIN का। IN का मतलब है इनसाइड और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर है, अगर एक्सटर्नल की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अंदर राइट टू लेफ्ट है। ये माइग्रेशन कब तक चलती रहेगी, ये माइग्रेशन तब तक चलती रहेगी जब तक इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता, मतलब इक्विलिब्रियम वहां पे नहीं आ जाता। माइग्रेशन कब तक चलती रहेगी अंदर चार्जेस की, जब तक अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं हो जाता कितना, जितना बाहर है। तो इस केस में अगर मैं यहां पे नेट फील्ड निकालूं तो वो नेट फील्ड क्या होना चाहिए, दोनों का सम। अभी दोनों का सम तो अगर मैं यहां से निकालूं, इसको इस तरफ ले आओ तो वो किसके इक्वल आएगा, वो तो जीरो के इक्वल आएगा। क्यों, ये इधर को है, ये इधर को है। अब अंदर कितना फील्ड सेट होगा, जितना बाहर है। तो अगर दोनों इक्वल और अपोजिट है तो नेट रिजल्टेंट क्या लेंगे, जीरो। जिससे पता चलता है कि नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। लेट्स कमिंग ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी वही कॉमन है, हमें पता है, हमने पहले भी प्रूव की है कि जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that will be perpendicular to the surface of conductor। ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं बेटा, एक्सप्लेन भी कर चुका हूं मैं पहले। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो रिप्रेजेंट करती हैं। तो कहता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या ना हो, परपेंडिकुलर ना हो, तो इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, इट इज एट सम एंगल। लेट्स से ये इस एंगल पे है, थीटा पे।
अगर इस एंगल पे है बेटा तो जो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस होगा, ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। जो अलोंग द सरफेस वाला कंपोनेंट है उसकी वजह से सरफेस के ऊपर क्या चार्जेस मूव करने लग जाने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। वो फोर्स उसको क्या करवाएगी, मूव करवाएगी, और चार्ज के मूव होने से क्या पैदा होते हैं, करंट्स पैदा होते हैं। ठीक है, सरफेस पे चार्ज पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे परपेंडिकुलर नहीं है, एक कंपोनेंट उसका हॉरिजॉन्टल भी है, उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी और वो मूव करेगा। मूव करने से करंट होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली कोई भी करंट ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया है। अगर ऐसा कोई करंट ऑब्जर्व नहीं किया गया है, इसका मतलब कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है तो डेफिनेटली यहां पे कौन सा कंपोनेंट होगा, यहां पे फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। सो दिस इज अबाउट सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी पे मैं आ जाता हूं, ध्यान से समझना इसको। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि इन द वॉल्यूम ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अगर आपके पास कोई, यहां पे हमारे पास क्या है, नेट चार्ज इनसाइड लिख दो, इन द इंटीरियर लिख दो, इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। किसी भी जो कंडक्टर है उसके इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं होता, हमेशा कहा रहता है वो एक्सटीरियर में रहता है। अभी ध्यान दो, इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं कंडक्टर ले लेता हूं। लेट्स से आई एम हैविंग दिस कंडक्टर, राइट। इस कंडक्टर की सरफेस पे कुछ चार्ज पड़ा है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स इसकी सरफेस पे कहीं भी देख लूं तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलो, अब मुझे प्रूव करना है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, आई हैव टू प्रूव दैट। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको गॉस के तरीके से करता हूं। मैं अंदर ना एक बाउंड्री ले लेता हूं। किस चीज की बाउंड्री है ये गॉसियन सरफेस है। सो लेट मी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस व्हिच इज वेरी मच क्लोज टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बट इनसाइड। अंदर से ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर के बिल्कुल साथ साथ है, इस तरह से। सो दिस इज गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के लिए मैं अगर गॉस थ्योरम लगाऊं तो क्या होगी, फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ, सॉरी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही चीज होगी। बट हमें पता है कि इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, इसके तो चार्ज बाहर पड़ा है गॉसियन सरफेस के, तो गॉसियन सरफेस के अंदर से तो कोई फ्लक्स नहीं आएगी। इसका मतलब फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस क्या है, जीरो। अगर फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस जीरो है तो नेट चार्ज यहां से क्या आ गया, जीरो आ गया। ये नेट चार्ज किसके अंदर था, गॉसियन सरफेस के अंदर। गॉसियन सरफेस कहां पे ड्रॉ की थी, वेरी क्लोज टू द बाउंड्री, मतलब उससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ये इतनी क्लोज है कि बीच में आप और कोई गॉसियन सरफेस नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो इसका मतलब पूरे इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं है। तो यहां से एक बात पता चलती है कि किसी भी कंडक्टर को, चाहे वो हॉलो है चाहे वो सॉलिड है, अगर मैं चार्ज देने की कोशिश भी करूं तो वो हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं जाता। वॉल्यूम में, बल्क में कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होता। चार्ज इज मतलब उसके ऊपर क्या रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है वहां पे। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो पोटेंशियल है इनसाइड द कंडक्टर कांस्टेंट रहता है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside a conductor is constant। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये तो बस एक ना प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ पे इसको एक बार दोबारा दिमाग में बिठा लें। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है हमें हमेशा, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो है, इसका मतलब ग्रेडियंट भी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या है कि ग्रेड जो पोटेंशियल है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टर वेरी नहीं कर रहा है। किसी चीज का डेरिवेटिव कब जीरो आता है, जब वो क्वांटिटी क्या हो यहाँ पे कांस्टेंट हो। इसका मतलब इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेट्स कम अप टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड में पूछी, वैसे तो पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी आर्बिट्रेरी शेप ऑफ कंडक्टर के लिए, उसकी कैसी भी शेप हो सकती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के। ऐसा प्रूव करो, ये एग्जाम में 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं एक गॉसियन, इसमें से फ्लक्स बाहर आ रही है, इसकी फ्लक्स को एनक्लोज करने के लिए मुझे एक ऐसा कंटेनर ले लेना चाहिए जो इसको सभी साइड से क्या कवर कर ले। पर मैं एक जनरलाइज कर लूंगा बाद में, इंटीग्रेशन है मेरे पास। मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं जो इसके अंदर पियर्स कर रही है, इसके अंदर धसी हुई है। और इस छोटी सी गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, डेल्टा एस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि मुझे ये जो मेरे पास बैग है इस पे कोई चार्ज है, इसमें से फ्लक्स बाहर आ रही है और मुझे प्रूव करना है कि द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस बैग ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी। तो इस बैग की फ्लक्स को निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस ले लूंगा। गॉसियन सरफेस कैसी, ये सिलेंड्रिकल, ऊपर से काटा हुआ, सपोज करो ये सिलेंडर है, तो इसको इसके बीच में रख दूंगा। तो इस सिलेंडर से कितनी फ्लक्स बाहर आ रही है, सिर्फ इसको निकाल लूंगा और उसको इंटीग्रेट करके पूरे बैग के लिए कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट आई कैन डू, क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेशन है। तो मैंने उस बॉटल का जो एरिया ले लिया, उसका जो बॉटम और अपर का, जहां से फ्लक्स बाहर आ रही है, उसको डेल्टा एस ले लिया। तो अभी मैं यहां से अगर फ्लक्स देखना शुरू करूं तो बाय डेफिनेशन क्या होंगी फ्लक्स, बाय डेफिनेशन फ्लक्स होंगी E इंटू डेल्टा एस। कॉस फ्लक्स ऐसे बाहर आएंगी और एरिया वेक्टर भी ऐसे बाहर होगा, तो वो कॉस वाला फैक्टर तो जीरो ही हो गया। अच्छा ठीक है, बाय गॉस थ्योरम देखूं तो फ्लक्स किसके इक्वल होनी चाहिए, नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज यहाँ पे, नेट चार्ज टोटल देखना चाहिए, मैं तो सिर्फ इसी सरफेस के लिए देख रहा हूं। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सरफेस की, इस बैग की सिग्मा है और एरिया इसका डेल्टा एस है, तो क्यू कितना आ जाएगा। अगर इसके लिए मैं सिग्मा डिफाइन भी करूं तो इस थोड़े से पोर्शन के लिए मेरे पास इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज होगा, तो थोड़े से पोर्शन के लिए चार्ज अपॉन उतना एरिया, तो यहां से क्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को आप यहां पे क्या कर दो, इक्वेट कर दो। करो फटाफट से इक्वेट, मैं इस तरफ लिखता हूं। हाँ जी, जब आप इक्वेट करोगे 1 और 2 को, तो E डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। डेल्टा एस विल बी कैंसल्ड आउट, E जो होगा दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंस सिग्मा इज एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, सिग्मा के हो गया। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एन कैप, जबकि एन कैप यहाँ पे क्या देगा आपको, यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। अगर ये यहाँ पे है तो अपवर्ड होंगी, यहाँ पे है तो इधर को हो जाएगा, यहाँ पे है तो इधर, नीचे होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। और जो आपको प्रूव करना था वो भी आपने प्रूव कर दिया कि एक सरफेस के ऊपर जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। लास्ट एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली, द कैविटी ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। देखो बल्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये भी प्रूव कर दिया हमने। बल्क के अंदर नेट चार्ज नहीं होता, वो आउटर सरफेसेस पे चला जाता है, ये भी प्रूव कर दिया। अब हमारे पास कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, खाली जगह है, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम है हमें। ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है चार्ज। अगर इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है तो अंदर इसके क्या बनी हुई है, कैविटी, दिस इज द कैविटी, ये कैविटी है, मतलब खाली जगह है उसके अंदर, ठीक है। अगर इस कैविटी में मैं प्रूव करना चाहता हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो मैं बाय गॉस मेथड करूंगा। मैं यहां पे क्या ड्रॉ कर लेता हूं, मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं इस येलो कलर के चौक से। तो यहां पे ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। अब इस पे मैं क्या लगा दूंगा, गॉस थ्योरम लगा दूंगा। देखो हमें ऑलरेडी पता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो बाय गॉस मैं डायरेक्टली कह दूं कि इनसाइड चार्ज भी कोई नहीं है, वैसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इस गॉसियन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो पहले मैं बात कर रहा हूं इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ऐसे हम पहले ही प्रूव कराए हैं। अगर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब फ्लक्स भी जीरो है, फ्लक्स जीरो है तो चार्ज भी जीरो है। क्यों बेटा, अभी देख लो, आप कंफ्यूज मत होना इस चीज से। बाय डेफिनेशन फ्लक्स क्या होती है, ईडीएस, और बाय गॉस थ्योरम क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब चार्ज भी जीरो होगा, अगर चार्ज जीरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। अब ये तो यहां तक तो हिस्सा था इनसाइड का, और ये कॉमन हो गया किसके लिए, कैविटी के लिए। तो हमने यहाँ पे गॉस थ्योरम दो बार लगाई, पहले तो इनसाइड लगाई, इनसाइड के लिए ये दो फैक्ट हमें ऑलरेडी पता थे। फिर इसके सेकंड वाले पार्ट को यूज करके अगर इनसाइड चार्ज जीरो है, फिर कैविटी के ऊपर जब हमने गॉस थ्योरम लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसका क्या है, जीरो है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। इसका मतलब बाहर चाहे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर इसके चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इसका मतलब ये कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब कि अंदर जो है बचाव है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक मेटालिक कंडक्टर है और उसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है, खाली जगह बनी हुई है, अगर आप बाहर चाहे जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस कैविटी के अंदर जाके चेक करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। एंड दिस फिनोमेना ऑफ शील्डिंग ए रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना, क्या यूज करके, किसी कंडक्टर को यूज करके, उसकी कैविटी को यूज करके, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और जिस रीजन में, इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है,
दिस रीजन इज विदाउट द फील्ड, इसको बोलते हैं फैराडे केज। केज मतलब पिंजरा, क्या बोलते हैं इसको? फैराडेज केज भी बोलते हैं। तो इसको फैराडे केज भी बोला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कई जगह पे यूज करते हैं। जैसे सपोज करो बाहर बादल गरज रहे हैं, देयर इज थंडरिंग, देयर इज स्टॉर्मिंग, तो वहां पे जो बिजली है चमक रही है, अगर वो गिर जाए, मतलब वो इतनी ज्यादा आयोनाइजेशन क्रिएट कर दे कि उसका इफेक्ट अर्थ सरफेस पे पहुंच जाए, दैट कैन बी हार्मफुल, उससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो अगर बाहर रेन हो रही है, थंडर स्टॉर्म है, ठीक है, या फिर लाइटनिंग है, उस केस में अगर आप कार के अंदर बैठ जाते हो तो कार की जो मेटालिक बॉडी है दैट विल वर्क एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फॉर यू। तो वो जो थंडर स्टॉर्म होगा, जो लाइटनिंग होगी, वो जो मेटालिक बॉडी है आपको उससे बचाएगी। सो इट इज मोर सेफ टू सिट इनसाइड द कार देन टू स्टैंड बीनीथ अ ट्री व्हेन देयर इज लाइटनिंग एंड थंडरिंग। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो खराब हो जाते हैं अगर उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हम उनको मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर बंद करके रख देते हैं, उनकी कैविटी में डाल के रख देते हैं, जिससे अंदर वो बचे रह जाते हैं बाहरी एक्सटर्नल फील्ड से। So this was all about today's lecture. Let's meet in the next video and we will talk about the behavior of insulators in an electric field in the next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.